नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक प्रो पर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फटाफट रफ्तार के साथ में दोस्तों सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने भी दोस्त साथी मित्र यहाँ पर सेशन में जुड़े हुए हैं। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। तो जितने भी दोस्त साथी इस समय सेशन में जुड़े हैं, फटाफट रफ्तार के साथ सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। टॉप 100 करंट अफेयर्स अगस्त मंथ की जो हैं आपके लिए यहाँ पर एक सिंगल सेशन में बताई जाएंगी। ये पार्ट 1 है। कल हम पार्ट 2 के साथ आएंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। ये केवल अगस्त मंथ की खबरें नहीं होंगी, यहाँ पर बहुत सारी स्टैटिक जीके की खबरें भी होंगी, करंट बैंकिंग की भी खबरें होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। I'm a GAGS फैकल्टी एक्सपर्ट इन GA एंड बैंकिंग फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। तो दोस्तों प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, आगे बढ़ते हैं। एक तूफानी ऑफर जो आपके लिए चल रहा था इस मंथ में, उसे कंटिन्यू रखा गया है आपकी भारी डिमांड पर, मतलब बच्चों की भारी डिमांड पर। मेरे दोस्तों इस ऑफर को कंटिन्यू रखा गया है। आप 30% तक का ऑफ पा सकते हैं, 30% तक का ऑफ मेरे दोस्तों पा सकते हैं बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शंस पर बिफोर द प्राइस हाइक। मेरे दोस्तों प्राइस बढ़ने वाली है, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। उससे पहले अनअकैडमी के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स PDF मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, आस्क डॉट क्वेश्चन सॉल्यूशंस। कोड क्या यूज़ करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कोड में दोस्तों यूज़ करना है आपको BPM10। इस कोड का इस्तेमाल करिए और अनअकैडमी के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। मेरे दोस्तों नोट्स फॉर बैंक एग्जाम, यानी कि आपको बैंक एग्जाम के लिए सारे स्टडी मटेरियल मिलता है जो कि टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा क्यूरेटेड है। ध्यान रखिएगा, टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा क्यूरेटेड है। आगे बढ़े मेरे दोस्तों। आइकॉनिक लर्नर जो हैं उनको फिजिकल फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी नोट्स मिलेगा और एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। मैगजीन्स मिलेंगी, रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क डाउट फीचर और पर्सनलाइज सॉल्यूशन। प्लस लर्नर्स जो हैं उनको ये जो नोट्स हैं ये एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मैगजीन एप्लीकेशन पर। रेज हैंड फैसिलिटी है, आस्क डाउट फीचर, बट पर्सनलाइज सॉल्यूशंस नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर मेंटरशिप से है। टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं इस समय। हमारा बैच कब आता है? सुबह 11 बजे आता है, मॉर्निंग 11 AM पर। सुबह 11 बजे आपके लिए बैच आता है। कल जरूर अपने आप को एनरोल करिए मेरे दोस्तों इस बैच के साथ, पढ़ने में मजा आएगा। 10 एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, हिमांशु सर, मोहंती सर, मैम इंग्लिश की क्लासेस ले रही है यहाँ पर। तो इस तरह से मेरे दोस्तों इस बैच में जुड़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। टेस्ट सीरीज रन करनी है समय, क्वांट सेक्शन टेस्ट सीरीज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की सेक्शन टेस्ट सीरीज आपके लिए दोस्तों अगस्त 29 यानी कि आज शाम को 6 बजे है, जुड़िएगा ज़रूर। प्लस सब्सक्रिप्शन BPM10 कोड यूज़ करिए। जो भी सब्सक्रिप्शन है मेरे दोस्तों, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 8999 का है, लेकिन इसमें आपको 30% तक का ऑफ है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, एनरोल करिए। आइकॉनिक लर्नर्स जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है 24 मंथ का 13,799 का है, लेकिन अप टू 30% तक का ऑफ चल रहा है इस समय। 30% तक का ऑफ है। इस तरह से आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपने आप को अनअकैडमी के साथ जोड़ सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल इंडिपेंडेंस डे से संबंधित। 75th इंडिपेंडेंस डे की जब बात करते हैं, समापन हुआ और इसमें जो 21 गन सैल्यूट दिया जाता है, यानी कि 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है, वो कौन से किस भारत निर्मित हथियार से दी गई है? तो सही जवाब है हॉविट्जर गन। ये हॉविट्जर गन जो है मेरे दोस्तों ये इंडिया मेड है और इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इंडिया मेड हॉविट्जर गन जो है, इससे मेरे दोस्तों 21 तोपों की सलामी दी गई, जो कि एक प्रोसेस है, हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी मेरे दोस्तों ये प्रोसेस है, लेकिन इस बार खास बात क्या है कि इंडिया मेड गन से इसको प्रोसेस किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस स्टार, कौन सी वो टेनिस स्टार हैं जिनके द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है अभी हाल में ही? तो टेनिस स्टार जिनके द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है, नाम क्या है उनका? नाम है सेरेना विलियम्स। याद रखिएगा, अमेरिकन नंबर 1 पर कई वर्षों तक रह चुकी हैं सेरेना विलियम्स। इनकी बहन वीनस विलियम्स भी हैं। मारिया शारापोवा, सिमोना हालेप, नाओमी ओकुहारा, ये सब टॉप प्लेयर्स रह चुके हैं मेरे दोस्तों।
सेरेना विलियम्स की जब बात करते हैं, टेनिस स्टार रह चुकी हैं और 2022 में यूएस ओपन खेलने के बाद ये अपने इस ऑफिशियल टेनिस जगत से संन्यास ले लेंगी। आगे बढ़ते हैं। वो कौन से दो देश हैं जिनके साथ जो आपस में मिलकर ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार कर रहे हैं? देखिए, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क की जब बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ट्रेड रूट होगा। आपको एक देश के बारे में जानकारी होगी जिसने सिल्क रूट तैयार किया था प्राचीन काल की जब बात करते हैं, चाइना। वो उस रूट को वापस एक तरह से रीस्ट्रक्चर कर रहा है, नया नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड उस इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन चाइना और नेपाल मिलकर मेरे दोस्तों इस रूट को तैयार कर रहे हैं। तो ये चाइना और नेपाल जो हैं उनके द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सारी जानकारी दी है। देखिए, चाइना का जो इनिशिएटिव है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी के तहत ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसी के तहत ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। नेपाल में मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट की जो राशि है वो है 118 मिलियन यूएस डॉलर। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दायरे में ही आता है। भारत लगातार इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहा है। पश्चिमी देश भी भारत के साथ मिलकर एक नए रूट को, एक नए व्यापारिक संबंधों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा स्पार्क नाम का एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क तैयार किया गया है? तो वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, देखिए स्पेस ऑपरेशंस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, अलग अलग देश नए नए प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, भारत भी निरंतर इसमें आगे बढ़ रहा है। और इसी नज़रिए से मेरे दोस्तों आम आदमी के लिए जितने भी हमारे स्पेस ऑपरेशंस अभी तक रहे हैं, सफल हुए हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वर्चुअल स्पेस टेक पार्क में मिलेगी। कौन सी संस्था के द्वारा? तो सही जवाब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देश की सरकारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस संस्था, स्पेस ऑपरेशन से संबंधित संस्था है मेरे दोस्तों। इसमें चेयरमैन एस सोमनाथ साहब हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। आगे बढ़े तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा मेरे दोस्तों इस वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, इसका नाम है स्पार्क। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के एक्सेप्शनल सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तैयार रहिएगा। मेरे दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, नाम याद रखिएगा, मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अभी हाल में ही इसरो के द्वारा ही बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। अगला सवाल अटल पेंशन योजना से संबंधित है। ये योजना मेरे दोस्तों सोशल सिक्योरिटी योजना से संबंधित है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से संबंधित है। इस योजना में एक भारी परिवर्तन किया गया है। अभी तक जिन लोगों को लाभ मिल रहा था उनमें से एक कैटेगरी को बाहर कर दिया गया। वो कौन सी कैटेगरी है जिसे बाहर किया गया है आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों अटल पेंशन योजना से निम्नलिखित में से वो कौन सी कैटेगरी है जिसे अब वो सेवाएं नहीं मिलेंगी, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है? तो वो कौन सी बेनिफिशरीज हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है इस योजना के दायरे से? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेयर्स हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज अबव 80 ईयर्स। तो मेरे दोस्तों पहले तो पेंशन को मिलेगी नहीं। आगे बढ़ें तो सही जवाब जो है वो है इनकम टैक्स पेयर्स। अटल पेंशन योजना की जब बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष, 18 to 40 ईयर्स जो है मेरे दोस्तों ये एज लिमिट है। मिनिमम पेंशन का दायरा यहाँ पर 1000 का है, मैक्सिमम पेंशन मेरे दोस्तों 5000 की है। योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 9 मई 2015 को। इस योजना ने मेरे दोस्तों 2022 में कुल 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा एग्जाम के नज़रिए से ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले सवाल पे चलें तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई विस्तार पूर्वक। अटल पेंशन योजना की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों 1 अक्टूबर से किस पर्टिकुलर डेट से इन बेनिफिशियरीज को एक्सक्लूड किया गया है? 1 अक्टूबर 2022 से जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको मेरे दोस्तों बाहर कर दिया गया है। इस सेवा का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगला सवाल संबंधित है एक निपम नाम की स्कीम से। ये जो निपम है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाल में ही खबरों में बनी हुई थी। किस फील्ड से संबंधित है आपको सवाल का जवाब देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्लाइमेट चेंज, फूड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित ये योजना है। आंसर कर दीजिए फटाफट। निपम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए।
रोहित अग्रवाल मोस्ट वेलकम, अतुल, आयुषी, स्वागत है सभी का, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। निपम जो है मेरे दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है? तो मेरे दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है, ध्यान रखें। सेकंड ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है। फुल फॉर्म जानते हैं निपम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन की बात करें तो इस प्रोग्राम की जब बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस को बढ़ाने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस जागरूकता को बढ़ाए जाने के नज़रिए से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरे दोस्तों। और अभी तक मेरे दोस्तों कितने लोगों को इसके तहत, कितने स्टूडेंट्स को इसके तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, ये भी जानकारी दी गई है। 1 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। अगस्त 15 2022 तक की बात बताई जा रही है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आ सकता है और किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फटाफट बताइए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, जवाब दे दीजिए फटाफट। रोहित अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब था आपका, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, एकदम करेक्ट आंसर था। सही जवाब क्या है? वीपो का मुख्यालय किस स्थान पर है? वीपो का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो सही जवाब है जेनेवा। जेनेवा, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय मेरे दोस्तों जेनेवा में ही है। आमतौर पर बच्चे तुक्का भी मारेंगे तो जेनेवा में। आमतौर पर वर्ड से शुरू होने वाली संस्थाएं जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म होने वाली संस्थाओं के मुख्यालय वहीं पर हैं। ऐसे ये बच्चे याद करते हैं। विच इंडियन स्टेट, वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसके द्वारा नेथन्ना बीमा स्कीम लॉन्च की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बोल सकते हैं ना एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस अवसर पर लॉन्च की गई है ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 7 अगस्त को, 7 अगस्त को एक दिन होता है जिसे बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे। कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। इसी अवसर पर कौन सा राज्य है जिसके द्वारा नेथन्ना बीमा स्कीम की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर क्या है? 7 अगस्त को एक और दिन होता है। इसी दिन भारत में गोल्ड मेडल आया था, वही 2020 ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित किया गया था। नीरज चोपड़ा की जब बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल किस दिन जीता गया था? ये दिन है। और इसी दिन जैवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है। क्या मैं सही हूँ? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तेलंगाना, बिल्कुल सही जवाब, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना मेरे दोस्तों, इसका स्थापना दिवस 2 जून को होता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और एक नए राज्य के तौर पर, 29th स्टेट के तौर पर देश में आया। आगे बता दें आपको, सीएम यहां पर के चंद्रशेखर राव हैं, केसी राव हैं यहां पर सीएम। और गवर्नर की जब बात करते हैं तो उनका नाम है दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन ये यहां पर गवर्नर के तौर पर है। तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर के तौर पर कार्यरत है। ठीक है भाई, एग्जाम की नज़र से इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कई दूसरी स्कीम भी तेलंगाना में शुरू की गई है। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन तेलंगाना में शुरू किया गया था नेस्कॉम के साथ मिलकर। ऐसे कई दूसरी योजनाएं हैं। जैसे हम बात करते हैं रायतू बंधु योजना की। रायतू बंधु योजना, आपसे कोई पूछे कौन से स्टेट की योजना है? रायतू बंधु योजना, ये योजना मेरे दोस्तों ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। इसका नाम नेथन्ना बीमा स्कीम है। वेवर्स के लिए यानी कि बुनकरों के लिए। किसके लिए मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये योजना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किसके लिए लॉन्च की गई? बुनकरों के लिए लॉन्च की गई। इस योजना के अंतर्गत कितने लाख तक का बीमा दिया जा रहा है? तो जो बुनकर के परिवार लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक का बीमा है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो कितने लाख तक का इंश्योरेंस है? 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, ध्यान रखिएगा। 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कौन से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं जिनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाम क्या है? चेवालियर डी ला लीजन दी ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य लेखन इस क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है।
कौन से भारतीय राजनेता हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आगे बढ़े। रोहित अग्रवाल बोल रहे हैं सर आप राइट हो। धन्यवाद। तो कौन से भारतीय पॉलिटिशियन हैं, इंडियन पॉलिटिशियन, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्तों कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। शशि थरूर मेरे दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत की जब बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का नंबर आता है। इस बार 2022 में कुल कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड कितने दिए गए हैं? सही जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फटाफट बता दीजिए। टोटल पद्म अवार्ड कितना दिए गए हैं, कितने अवार्ड दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में जानकारी दे दीजिए। तो सही जवाब मेरे दोस्तों, टोटल पद्म अवार्ड्स की बात करें, अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात करें, पद्म पुरस्कार की बात करें, तो ये टोटल अवार्ड कितने दिए गए हैं? पद्म अवार्ड इस बार 2022 में 128 लोगों को दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 128, टोटल 128 अवार्ड दिए गए। ध्यान रखिएगा 34 महिलाएं भी हैं। तो सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। किस कारण से दिया गया है मेरे दोस्तों? तो जो राइटिंग्स हैं और जो उनकी स्पीचेस हैं, उसके माध्यम से एक तरह से मेरे दोस्तों इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है। इसी फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी इसको बोलते हैं। 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे इसके द्वारा इस अवार्ड का गठन किया गया था। अगला सवाल आपको बताना है, निम्नलिखित में से वो कौन सी बड़ी टेक जायंट है, यानी कि उस टेक दिग्गज कंपनी के बारे में जानकारी देनी है जो कि ONDC से जुड़ने वाली पहली बड़ी कंपनी है। तो विच इज द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? आपके लिए एग्जाम में फुल फॉर्म भी बना दे सकता है ONDC। ONDC जो है ये आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ONDC आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसे ज्वाइन करने वाली पहली टेक दिग्गज कंपनी का नाम क्या है? नाम है माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी है जिसने ONDC को ज्वाइन किया है। ONDC का फुल फॉर्म याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं, फाउंडर बिल गेट्स, पता ही होगा आपको मेरे दोस्तों। फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को ज्वाइन किया है। ONDC एक इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है भारत में मेरे दोस्तों अपने प्रकार का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करने का। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके द्वारा प्लान किया गया है हमारे देश में सोशल ई-कॉमर्स प्रोवाइड करने का ऐप के माध्यम से और भारतीय मार्केट को और आगे ले जाने के लिए। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल इसी से संबंधित है, ONDC से संबंधित है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की जब बात करते हैं तो निम्नलिखित में से इसके साथ एक MOU साइन किया गया है किसी सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा। उस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को और एक तरह से उनके लिए समन्वय पैदा करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जिसने ONDC के साथ MOU साइन किया है? तो ONDC के साथ MOU साइन करने वाली रेगुलेटरी बॉडी है सिडबी। सिडबी में दोस्तों डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय इस संस्था में जो चेयरमैन है उनका नाम है S रमन। ओके दोस्तों, स्थापना कब की है? 2 अप्रैल 1990 की इसकी स्थापना है। एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, ONDC के साथ सिडबी के द्वारा MOU साइन किया गया है। आगे बढ़े, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। मतलब इस क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके बीच में समन्वय को बढ़ाने के नजरिए से इस MOU को साइन किया गया है। अंडर द पार्टनरशिप सेशंस टू एडुकेट MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनको एडुकेट किया जाएगा। प्रोटोकॉल्स, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल क्या है? अगस्त 2022 की जब बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरों में चल रही है उसको किस वर्ष तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? कब तक के लिए उसे एक्सटेंड किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट। सही जवाब क्या है? अगस्त 2022 की जब बात करें, इसी महीने की बात कर रहे हैं हम लोग,
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है और इसमें फैसला लिया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। ये योजना मेरे दोस्तों मार्च 2022 में पूरी हो रही थी, लेकिन अब इसे कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? दिसंबर 2024 तक के लिए। तो 2024 तक के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया है। 2024 तक के लिए, 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। रोहित अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, योजना की शुरुआत कब हुई? तो बोलेंगे जून 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। ये योजना शहरों में अलग और ग्रामीण इलाकों में अलग चल रही है। गरीब परिवारों को पक्का मकान देने से संबंधित योजना है। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत मेरे दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया है। तो देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बड़े काम के हैं। इसमें कई योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बना सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। मनीषा कल्याण का नाम सुना होगा आपने। ये हाल में ही चर्चाओं में थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स कौन सा भाई? फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और फुटबॉल की जब बात करते हैं तो भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो निलंबन था उसे रद्द कर दिया है फीफा ने। बीच में फीफा के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था हमारी मेंबरशिप को, लेकिन ये जो संस्था है फीफा, इसके द्वारा हमारे निलंबन को रद्द कर दिया गया है। निलंबन के पीछे कारण क्या था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल साहब, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पद पर बने हुए थे। चुनावों को नहीं करवाया गया, जिस कारण से इस निलंबन को झेलना पड़ा। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रफुल्ल पटेल जी की तो उनके नाम से कई इस प्रकार के और भी विवाद हैं। फीफा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जूरिक में। जूरिक जाना माना शहर है और सबसे महंगे शहरों में से भी एक है। विश्व में सबसे महंगे शहर की जब बात करते हैं तो मर्सर के द्वारा बताया गया अभी हाल में ही हांगकांग के बाद जूरिक और जेनेवा का नंबर आता है। तो फुटबॉल का 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है मेरे दोस्तों वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वो हो रहा है कतर में। एग्ज़ाम में सवाल ऐसे बनते हैं कि 2026 वाला 2026 वाला 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 3 कंट्री मिलकर करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो ये तीनों देश मेरे दोस्तों मिलकर करेंगे इस टूर्नामेंट का आयोजन। आगे बढ़ते हैं। भारत की रैंकिंग कितनी है ये बता दीजिए फटाफट। भारत की रैंकिंग कितनी है फुटबॉल में? 103 है, 104 है, 106 है, 108 है। क्या भारत की रैंकिंग है? मनीषा कल्याण मेरे दोस्तों और सुनील छेत्री, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों सुनील छेत्री की जब बात करते हैं तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और विश्व में तीसरे नंबर के वो प्लेयर हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा गोल दागे गए हैं। ठीक है भाई, इंटरनेशनल गेम्स में। फुटबॉलर, इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर लास्ट सीजन के लिए मनीषा कल्याण का नाम सामने रखा गया है। आगे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। रोहित अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब। हांगकांग जो है वो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। एकदम सही जवाब आपका, बहुत अच्छा। बढ़ते रहिए, ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहिए। बता दीजिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इस प्रकार के जो इंटरनेशनल डेज हैं इनको आमतौर पर उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इस फील्ड से संबंधित कोई दिग्गज होता है, उसका जन्मदिन होता है। तो मेरे दोस्तों ये दिन 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 ऑफ अगस्त को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 10 अगस्त मेरे दोस्तों 1892 की जब बात करते हैं, 1892 के करीब की बातें हैं, 93 की बातें। ऑन दिस डे 1893 में 10 अगस्त को मेरे दोस्तों देखिए, ये एक रुडोल्फ डीजल नाम के सफलतापूर्वक जर्मन साइंटिस्ट थे मेरे दोस्तों, उनके द्वारा डीजल इंजन को पीनट ऑयल के माध्यम से चलाया गया था। यानी कि डीजल इंजन को पीनट ऑयल के माध्यम से चलाया गया था और उसी समय ये पता चल गया था कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, इस क्षेत्र में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की बात करें, लगातार मेरे दोस्तों हमारे देश में इस प्रकार की अब ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत भारत में 2015 से हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की पहली बायोफ्यूल सेल व्हीकल
किस शहर में चलाई गई है, तो वो चलाई गई है पुणे में। तो देश का पहला बायोफ्यूल सेल बस जो चलाया गया है वो चलाया गया है पुणे में। और देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस ये मुंबई में अभी हाल में ही नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहली बार हमारे देश में चेस ओलंपियाड हुआ, तमिलनाडु में हुआ। ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। तो वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा इस चेस ओलंपियाड में नंबर 1 पायदान यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, बायोफ्यूल टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड भारत के द्वारा प्रतिबद्धता जताई गई है 2070 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्री करने के लिए। ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रतिबद्धता को रजिस्टर्ड कराया गया था मेरे दोस्तों। और उसी बात को एक तरह से उसी टारगेट को अचीव करने के नज़रिए से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2030 तक देश में 40% मेरे दोस्तों बिजली का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा भी सरकार का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, सही जवाब क्या है इसमें? तो कंट्री कौन सा है? वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर रहा। उज्बेकिस्तान ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का भी मेंबर है। और 2022 का जो सम्मेलन है मेरे दोस्तों, जो समिट है, उसका आयोजन यहीं पर हो रहा है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद में। याद रखिएगा सारे पॉइंट किसी न किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। सेकंड पोजीशन आर्मीनिया की और थर्ड पोजीशन भारत की इस चेस ओलंपियाड में रही। चेस से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है फिडे, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी लाउजने में। कहाँ पर है? लाउजने में। इससे संबंधित एक इंटरनेशनल डे होता है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड चेस डे, जो कि 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। ये सारे पॉइंट्स मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। विमेन चेस देखिए यहाँ पर पूछा गया है, गोल्ड यूक्रेन, सिल्वर, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है उज्बेकिस्तान की जो टीम है उसके द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया, वाइल आर्मीनिया एंड इंडिया सेकंड टीम जो है उसने सिल्वर और ब्रॉन्ज हासिल किया। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, विमेन सेक्शन की बात करते हैं, तो यूक्रेन नंबर 1 पर रहा, जॉर्जिया दूसरे पायदान पर और भारत तीसरे पायदान पर। अगला सवाल, वो कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल में ही सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है? इस इनॉग्रेशन को मेरे दोस्तों पानीपत हरियाणा में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कंपनी का नाम बताना, वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सी पेट्रोलियम कंपनी है जिसके द्वारा इस प्लांट को तैयार किया गया है? उस प्लांट के बारे में जानकारी दीजिए। तो मेरे दोस्तों सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये जो ऊपर की 4 कंपनियां देख रही हैं आपको, ये चारों कंपनियां मेरे दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित हैं और ये चारों ही कंपनियां महारत्न कंपनी है, महारत्न PSUs हैं। ध्यान रखिएगा, महारत्न PSUs है ये चारों ही कंपनियां। देश में टोटल नंबर ऑफ महारत्न PSUs की संख्या कितनी है? 11। और 11वीं संख्या जो है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट काम के। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहाँ पर? पानीपत हरियाणा में। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? 2G बायोफ्यूल प्लांट जो है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया। 900 करोड़ का टोटल बजट था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस प्लांट को तैयार किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलें मेरे दोस्तों। एक अवार्ड है जिसे बोलते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की जब बात करते हैं तो हमारे देश में साहित्य से संबंधित सबसे बड़े अवार्डों में से एक है। देश में साहित्य से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार है। व्यास सम्मान भी उसी कैटेगरी में आता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया है। किसको? वजाहत साहब को। असगर वजाहत साहब की रचना है, उपन्यास है, नाम है महाबली। इस उपन्यास को मेरे दोस्तों और इस उपन्यास पर असगर वजाहत साहब को 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया है। अभी हाल की ही खबर है, अनाउंसमेंट पहले हुई थी लेकिन पुरस्कार अभी दिया गया है हाल में। आगे बढ़े। व्यास सम्मान जो है ये एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत में। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कैश प्राइस यहाँ पर 4 लाख का है। ये 4 पॉइंट मेन है
ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, परिवार कल्याण कार्ड, आपको बताना है ये परिवार कल्याण कार्ड स्कीम जो है ये कौन से भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई है। परिवार कल्याण कार्ड स्कीम की शुरुआत किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई है, वो कौन सा स्टेट है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आगे बढ़े, अगला सवाल डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ में नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। नए चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ के नए चेयरमैन का नाम बताना है, फटाफट बता दीजिए। पुराने वाले जो हैं उनका नाम भी याद रखना है, बाकी जितने भी नाम हैं सब किसी न किस तरह से संबंधित हैं। सही जवाब है समीर वी कामत। समीर वी कामत ये डीआरडीओ के नए चेयरमैन हैं। किसको रिप्लेस किया इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। एस सोमनाथ किस संस्था से संबंधित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। टीसी थॉमस की जब बात की जाती है तो इनको मिसाइल वीमेन के नाम से भी जाना जाता है। के सिवान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं लेकर आपको। वो कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं, वो कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है सवाल, फटाफट आंसर कर दीजिए। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए यहां पर एक सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नाम क्या है उनका नाम है केवी सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, नाम याद रखिएगा दोस्तों, केवी सुब्रमण्यम। ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं सरकार में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट में, ठीक है जी। तो सरकार में पूर्व आर्थिक सलाहकार जो हैं रह चुके हैं। इस समय हमारे देश में वी अनंत नागेश्वरन करंट में मेरे दोस्तों जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। अरविंद सुब्रमण्यन भी फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। विरल वी आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर जिन्होंने विरोध किया था सरकार के डिसीजंस का और उसके बाद अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल के बाद में इस्तीफा दिया था। उर्जित पटेल 24वें आरबीआई गवर्नर और इस समय 24th आरबीआई गवर्नर के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर। साथ साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्यरत है, ठीक है भाई। तो सही जवाब जो है वो केवी सुब्रमण्यम है। आईएमएफ की जब बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट यानी कि एमडी का पद यहाँ पर क्रिस्टिना जॉर्जिवा के पास है। फर्स्ट डीएमडी गीता गोपीनाथ हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवेर गौरिंचास हैं। इंदरमीत गिल का नाम सुन रहे होंगे आप लोग। इंदरमीत गिल विश्व बैंक में दूसरे भारतीय चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त हुए हैं। इन सारी बातों को साथ में लेकर चलिए। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इसकी ऑफिशियल करेंसी एसडीआर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक संस्था की करेंसी कैसे हो सकती है। ये कोई पेपर करेंसी नहीं है बल्कि एक प्रकार की बुक कीपिंग एंट्री है जो आपके लिए एग्जाम में सवाल बना चुकी है। अगला सवाल, ये अनंगताल लेक जो है, अनंगताल लेक ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर घोषित किया गया है। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर इस अनंगताल लेक को घोषित किया गया है। आपको बताना है दोस्तों कि किस शहर में है, कहां पर ये स्थित है, किस जगह पर है ये। जवाब दीजिए फटाफट, सही जवाब क्या है। करेक्ट आंसर क्या है? तो मैं दोस्तों दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ये अनंगताल लेक स्थित है, याद रखिएगा। एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण काम का है और कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? जी किशन रेड्डी जी के पास है, सिकंदराबाद से सांसद हैं। 1060 एडी के टाइम की है, 1060 एडी के टाइम पर मेरे दोस्तों ये मोनूमेंट है। इस नज़रिए से इसे ये इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे दोस्तों यूनेस्को है जो ये काम करती है।
हम भारत की जब बात करते हैं तो मंत्रालय के नज़रिए से कल्चर मिनिस्ट्री है। संस्था की जब बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातात्विक विभाग है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दो संस्थाएं, एएसआई की जिम्मेदारी होती है इस प्रकार की संस्थाओं का चयन करना, उस लिस्ट को मंत्रालय के पास भेजना। मंत्रालय एक ऑफिशियल बोल सकते हैं पोजीशन है जहां से इसको आगे यूनेस्को की तरफ भेजा जाता है। भारत में टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट की संख्या 40 है, याद रखिएगा। रामसर साइट की संख्या 75 है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं आमतौर पर रामसर साइट में और हेरिटेज साइट में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की बात करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड मेटल इंडस्ट्री, इसका आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ? सही जवाब नई दिल्ली है। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अभी हाल में ही मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खनिज पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है कि इस सेक्टर में अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए, अच्छे काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। एकदम वैसे ही जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में एमएसएमई अवार्ड घोषित किए जाते हैं। एमएसएमई अवार्ड की जब बात करते हैं तो एमएसएमई अवार्ड्स इस बार पहला प्राइज मेरे दोस्तों दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट को। उड़ीसा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 पर है। तो बहुत सारी बातें जो बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंडियाज माइनिंग मेजर एनएमडीसी और ट्रेड एसोसिएशन फिक्की के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या रखी गई थी? ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील राम प्रसाद जी के पास थी, लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार किसके पास आ गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गया है। हम बात करते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की। वो कौन सी फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसके द्वारा 8 वर्ष पूरे किए गए हैं? तो मेरे दोस्तों 28 अगस्त को 8 वर्ष पूरे करने वाली वो फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएमजेडीवाई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है, ध्यान रखिएगा, काम की योजना है। एग्जाम में हर वर्ष सवाल बनाते हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वो क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सेवाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन क्षेत्रों को, उन लोगों को बैंकिंग धारा से जोड़ना। बैंकिंग सेवाओं से वो तब जुड़ेंगे जब उनको उचित दर पर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। भारत में उचित दर का मतलब होता है शून्य, यानी कि 0 पैसा देकर आपको कोई सेवा मिल जाए तो हम उसे उचित दर मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रकार की योजना है जहां पर आपको ये सेवाएं उचित दर पर मिलती हैं। आपको 0 बैलेंस पर खाता खोल दिया जाता है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। 18 से 65 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना के साथ एनरोल कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो सारी सुविधाएं जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके सामने है। अकाउंट जो ओपन होता है वो बीएसबीडी अकाउंट होता है 0 बैलेंस पर, 2 लाख का बीमा होता है, 10,000 की ओडी फैसिलिटी, रुपे डेबिट कार्ड। आयु सीमा योजना के साथ अपने आप को एनरोल करने की 18 से 65। हिंदी में इधर है, यहाँ पर अंग्रेजी में सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, और रोहित अग्रवाल यहाँ पर बता रहे हैं कि रूरल एरिया में मैक्सिमम फाइनेंशियल इंक्लूजन ऊषा थोराट कमेटी ने किया। देखिए, कमिटीज़ का काम ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करना होता है, कमेटी का काम होता है सुझाव देना। ऊषा थोराट कमेटी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नज़रिए से कमेटी का गठन किया गया था और उसके रिकमेंडेशन पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना हुआ था। तो देश में जो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखते हैं ना, वो ऊषा थोराट कमेटी के अध्यक्षता में ही इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। देश में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या 12 है। 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे दोस्तों बीएसबीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बीए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। 1 साल में 1 लाख तक की लिमिट, 1 महीने में 10,000 की लिमिट, किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा कैश खाते में नहीं रह सकता ऐसे अकाउंटों में। ये अकाउंट जो हैं ये स्मॉल अकाउंट या फिर नो फ्रिल अकाउंट की तरह ही होते हैं। मतलब पहले जो नो फ्रिल अकाउंट होते थे, स्मॉल अकाउंट होते थे, इन सभी अकाउंटों को अब केवल एक कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, बीएसबीडीए में रख दिया गया। 2012 में ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसकी लॉन्चिंग 28 अगस्त 28 अगस्त 2014 की है, याद रखिएगा 2014 की। सबसे ज़्यादा खाते में दोस्तों इस योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उत्तर प्रदेश में, और 2022 मार्च तक 45 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ये बात है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लेकर आपको
इस महीने जो रेपो रेट में भारी परिवर्तन हुआ उस पर रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया आरबीआई के द्वारा, और देश की जीडीपी फोरकास्ट को भी मेरे दोस्तों 7.2% पर फोरकास्ट किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीआई के द्वारा देश की जीडीपी फोरकास्ट कितनी बताई गई है, तो बोलेंगे 7.2%। रेपो रेट के द्वारा रेपो रेट में कितना इजाफा किया गया है, कितने बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट से, जिसे आप 50 बीपीएस बोलते हैं, यहाँ पर बीएसपी लिख दिया गया, भारतीय बहुजन समाज पार्टी हो गया है, इसे लिख लीजिएगा बीपीएस। क्या बोलेंगे, बीपीएस। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे इसे, लिखिएगा बीपीएस, ये याद रखिएगा। ओके, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम शक्तिकांत दास साहब 25वें आरबीआई गवर्नर हैं, और कार्यकाल जो है इनका वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आरबीआई गवर्नर जी की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उस कमेटी ने निर्णय लिया है कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। रेपो रेट ये लगातार तीसरी बार बढ़ रहा है। कोविड-19 से पहले जितना रेपो रेट था उससे ज़्यादा हो चुका है, 50 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा किया गया है। रेपो रेट कितना हो गया है, 5.4% हो गया बढ़कर। अब ये एक रिपोर्ट अभी हाल में ही पेश की गई, गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट पेश की गई। ये मेरे दोस्तों नेट जीरो एमिशन टारगेट से ही संबंधित है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 पिछले वर्ष की जब बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को नेट जीरो टारगेट अचीव करने का 2070 का टारगेट रखा गया। बाकी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने 2050 भी रखा है, जिसमें खासकर पश्चिमी देश आते हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस जैसे देश, जापान जैसे कंट्रीज। तो मैं दोस्तों आगे बढ़े, जस्टिस उदय यू ललित, नाम सुना होगा भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 74 दिनों के लिए बने हैं। रिप्लेस इसको किया गया है एनवी रमन्ना साहब को किया गया है। देश में हायर जुडिशरी में, यानी कि जब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की, तो नियुक्तियां जिस सिस्टम के माध्यम से होती हैं वो कोलेजियम सिस्टम है। सरकार के द्वारा इसमें छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। 2016 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुराने वाले सिस्टम को वापस कॉल किया गया। उस सिस्टम का नाम कोलेजियम ही है। तो ये आपके सामने तस्वीर दिख रही होगी आपको, ये एनवी रमन्ना साहब हैं, और ये साहब जो हैं ये जस्टिस उदय यू ललित हैं, उदय उमेश ललित साहब, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। उदय यू ललित तो 49 चीफ जस्टिस हो चुके हैं। कार्यकाल इनका ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 3 महीने। अगली बड़ी खबर, 11 नए रामसर साइट सरकार के द्वारा जोड़ दिए गए। 75th जो एनिवर्सरी थी देश की आज़ादी की, समाप्त 76 में एंटर कर चुके हैं हम लोग। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितने हो गए हैं, 75 हो गए हैं। 49 थे, 49 में शुरू में 5 जोड़े गए, फिर इसमें 10 जोड़े गए, और फिर इसमें 11 जोड़ दिए गए। टोटल संख्या 49 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 75 हो गई, 75 हो गई। रामसर साइट क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, जैविक विविधता के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1975 में यूनेस्को के द्वारा एक कन्वेंशन, एक मीटिंग हुई थी, इसे रामसर कन्वेंशन के तौर पर जाना जाता है। ईरान के शहर रामसर में डिसीजन लिया गया था कि जो भी सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने देश में ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे आर्द्र भूमि जो महत्वपूर्ण हैं, उनको चिन्हित करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे और जैव विविधता को बनाए रखने में प्रयास करेंगे। उसी नज़रिए से हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट की संख्या 75 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी दी गई है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, 2 फेब 1971 को हुआ था। इसीलिए मैं दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे, कौन सा डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे। युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भारत और कौन से देश के बीच में होती है, सही जवाब है अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इस बार कहाँ हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। पिछली बार कहाँ हुई थी, अलास्का में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंडिया एंड अमेरिका के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। अक्टूबर में होगी एक्सरसाइज में दोस्तों, और उत्तराखंड के औली में होगी। औली स्कीइंग के लिए खूब जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जाइए कभी घूमने के लिए, ठीक है, मूड फ्रेश हो जाएगा आपका।
अब 2021 वाली एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? अमेरिका में, अलास्का में हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा सफलतापूर्वक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, सफलतापूर्वक इसे परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया? तो लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया किस संस्था ने? आमतौर पर यही संस्था करती है, इसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस संस्था में अभी हाल में ही नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नए चेयरमैन का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। नए वाले चेयरमैन कौन है? रोहित अग्रवाल। फटाफट आंसर करिए। अभी मैंने बताया आपको, कामत साहब हैं, नाम क्या है? DRDO के नए चेयरमैन कौन है? सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों शाम को 5 बजे आपके लिए एक मॉक टेस्ट रखा गया है बैंक प्रो चैनल पर ही, जुड़िएगा जरूर, मजा आएगा पढ़ने में आपको। DRDO के चेयरमैन अभी बताया कुछ देर पहले, क्या नाम है? विक्रम कामत या विवेक कामत। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी के द्वारा मेरे दोस्तों इस टेस्ट को किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड है, ध्यान रखिएगा। मेन बैटल टैंक जिसका नाम है अर्जुन, उस पर इसे, उसके माध्यम से इसे टेस्ट किया गया है। KK रेंज कहां पर है? KK रेंज महाराष्ट्र में। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च बाय इसरो? मेरे दोस्तों इसे लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च बाय इसरो। तो अमृत महोत्सव के नज़रिए से मेरे दोस्तों देश की आज़ादी की जब बात करते हैं हम दोस्तों, 15 अगस्त दिन, जिस दिन इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, 75 ग्रामीण स्कूलों के 750 बच्चियों के द्वारा मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया गया। इस सैटेलाइट का नाम क्या था? भारत सैट, आज़ादी सैट, स्वतंत्रता सैट, कम्युनी सैट या फिर अमृत सैट? सही जवाब क्या है? समीर वी कामत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज़ादी सैट, ये आज़ादी सैट है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सुपरविजन में इसको तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का, खबरों में काफ़ी बनी थी ये खबर। सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है यहाँ पर। इसरो के द्वारा में दोस्तों SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो लॉन्चिंग पैड है उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा में है, वहीं से इसे लॉन्च किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के ध्यान में रखते हुए इस सैटेलाइट को तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया आज़ादी सैट। 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 स्कूल गर्ल्स के द्वारा मिलकर इसे तैयार किया गया है। अगला सवाल की जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो आपको बताना है नए रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट कितना है? नया वाला रेपो रेट कितना है? 5.0, 5.2, 5.4, 5.75 या 4.0? करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 5.4, 5.4 लगभग सही है रोहित, तुम्हारा जवाब लगभग सही है, पूरा सही नहीं था। मैं आपके हौसले को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बोल दिया सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन को बताया गया और बताया गया कि रेपो रेट में 50 BPS का इजाफा किया जा रहा है। रेपो रेट बढ़कर 5.40 हो गया। ठीक है भाई। और साथ साथ में देश की GDP फोरकास्ट पर भी रोशनी डाली गई और बोला गया कि 7.2% RBI के द्वारा आंकी गई। अगला सवाल, वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा सबसे बड़ा, अभी तक का उस देश के द्वारा सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया ताइवान के अराउंड? तो आपको पता ही है ताइवान के आसपास कौन से देश ने घेरीबंदी कर रखी थी, वो कौन है? चाइना है। लेकिन अब अमेरिका के द्वारा नेवल शिप्स भेज दिए गए हैं ताइवान जो स्ट्रेट है वहाँ पर, और इस माध्यम से चाइना थोड़ा सा बैकफुट पर आया है। तो ये जो घटना चक्र है, घटनाक्रम चल रहा है इस समय ताइवान के इर्द गिर्द, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा घटनाक्रम है। अमेरिका के द्वारा थोड़ी सी यहाँ पर जोर जबरदस्ती दिखाई गई है, जिससे चाइना थोड़ा बैकफुट पर आया है। आगे बढ़े तो आखिर वो कौन जिनके कारण ये पूरा विवाद पैदा हुआ? उनका नाम नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी जिन्होंने अभी हाल में ही मेरे दोस्तों ताइवान की यात्रा की थी, और इस अवसर पर वहाँ पहुँचकर इन्होंने चाइना के जो आर्मी है, चाइना की सरकार जो है, उसको गुस्सा दिला दिया। उसके बाद ये पूरा बवाल तैयार हुआ। चाइना ने अपनी बेड़ों को यानी कि अपनी सेना को चारों तरफ फैला दिया। चाइना के अभी हाल में ही कुछ जेट फाइटर्स नियर अबाउट में दोस्तों ताइवान की सीमा में घुस गए, ये भी आपने सुना होगा। उसी के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। नैन्सी पेलोसी खूब चर्चाओं में रहा नाम, याद रखिएगा। आपको बताना है यूनेस्को की लिस्ट में भारत सरकार के द्वारा
वो कौन सा ऑब्जर्वेटरी है, अब देखिए वो कौन सा स्टेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे यूनेस्को ने अपनी एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में शामिल किया है। तो एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में कौन से राज्य के, कौन से स्टेट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को शामिल किया गया है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो ये सही जवाब आता है बिहार से। बिहार में मेरे दोस्तों, बिहार की जब बात करते हैं तो एक ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कॉलेज है एलएस कॉलेज। तो मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के द्वारा में दोस्तों इस ऑब्जर्वेटरी को तैयार किया गया था वहाँ के किसी प्रोफेसर के द्वारा 1916 में। 1995 के करीब तक इसने काम किया था, उसके बाद कुछ सामान की चोरी हुई और इस ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया गया था। तो इसे एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लार्सन एंड टोब्रो, नाम सुना होगा एल&टी का, ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनी है मेरे दोस्तों। एमओयू साइन किया है किस राज्य के द्वारा, जहां पर ये आईटी एंड आईटीईएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज से संबंधित एक टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना करने जा रही है। कौन सा स्टेट है? राज्य है गुजरात। राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात में किस जगह? तो याद रखिएगा वडोदरा। वडोदरा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वडोदरा से भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और वाराणसी से भी चुनाव लड़े थे। वीवी दोनों जगह जीते थे, दोनों जगह वी फॉर विक्ट्री इन्होंने हासिल की थी। बाद में वडोदरा की जो सीट थी उसे छोड़ दिया था और वाराणसी के होके रह गए थे। ठीक है भाई, वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर जापान की मदद से बदला जा रहा है। बहुत बदलाव हुआ है वाराणसी में, कभी जाइए देखिए, अच्छा लगेगा। आगे बढ़े। लार्सन टोब्रो एक बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की देश की बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी में भी काम कर रही है। और जब हम बात करते हैं गुजरात के स्टेट में और कौन से शहर में, वडोदरा में मेरे दोस्तों, ये आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। कितने हज़ार करोड़ की लागत से? 7,000 करोड़ की लागत से 2,000 आईटी जॉब्स तैयार की जाएंगी, इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा यहाँ पर। और साथ साथ में टोटल अगर देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10,000 के करीब रोजगार पैदा होंगे अगले 5 वर्षों में, ऐसा बताया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आपको बताना है कौन से भारतीय राज्य में बनना शुरू हो चुका है। कौन से भारतीय राज्य में बनना शुरू हो चुका है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सही जवाब दे दीजिए फटाफट। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर तैयार किया जा रहा है, किस भारतीय राज्य में? महिमा तिवारी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है बच्चे आपका। सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में तो इसे तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट है खांडवा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खांडवा, याद रखिएगा, खांडवा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डैम है? ओमकारेश्वर डैम है। कौन सा डैम है भाई? ओमकारेश्वर डैम है। और ये डैम किस रिवर पर बना है? नर्मदा रिवर पर बना है। नर्मदा रिवर पर बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट है, ओमकारेश्वर डैम है, नर्मदा रिवर पर बना है। वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें कहाँ पर था, तो रामागुंडम तेलंगाना में था। और उसे ऑपरेट कौन कर रहा था? उसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। तो एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास है? याद रखिएगा, आर.के. सिंह के पास है। ये मंत्रालय किसके पास है? आर.के. सिंह के पास है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर आ रहा है? मध्य प्रदेश के खांडवा में आ रहा है। 600 मेगावाट की कैपेसिटी बताई जा रही है इसकी 2022-23 की मेरे दोस्तों, और 3,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इससे पहले मेरे दोस्तों रामागुंडम तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट था और एनटीपीसी उसे ऑपरेट कर रही थी, जो कि एक महारत्न पीएसयू है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक, निम्नलिखित में से वो कौन सा पहला बैंक है जिसने अपने पेमेंट गेटवे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म टिन 2.0 के साथ इंटीग्रेट कर लिया है? ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, आईटी डिपार्टमेंट, उसका एक प्लेटफॉर्म है टिन 2.0। इसके साथ पेमेंट गेटवे किस बैंक ने इंटीग्रेट किया है? तो वो बैंक है मेरे दोस्तों फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के द्वारा
अपने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर लिया। इसके माध्यम से नेफ्ट, आरटीजीएस और यूपीआई जैसी सेवाएं थोड़ी सरल हो जाएंगी। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला सवाल आपके लिए है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो इस कमेटी की जब चर्चाएं करते हैं, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा इस काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता की जा रही है? भारत है वो, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद विश्व की हालत जो थी उसको बदलने के लिए, एक नए विश्व का निर्माण करने के नज़रिए से एक मंच तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते थे, अब ये केवल संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इस समय सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल से आते हैं। टोटल परमानेंट मेंबर की बात करें तो 5 हैं। नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 होती है। 2-2 वर्षों का कार्यकाल होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। भारत का कार्यकाल 2024 में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। 2 वर्षों के लिए भारत यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुना गया है। कौन सी बार, ये सवाल बन जाता है। 8वीं बार चुना गया था भारत, और इस काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन टीएस त्रिमूर्ति थे जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे। उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी जगह पर रुचिरा काम्बोज इस समय भारत को परमानेंटली रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनाइटेड नेशन में। आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी दी गई। 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना, रशिया, अक्टूबर मंथ में मीटिंग होगी इस मुद्दे पर मेरे दोस्तों, काउंटर टेररिज्म मीटिंग पर भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है दोस्तों, लेकिन सेशन को समाप्त करने से पहले आपके लिए इस तूफानी जानकारी के बारे में बता दें। 31 तारीख तक मेरे दोस्तों आपके लिए ये ऑफर वापस कंटिन्यू हो चुका है। 30%, अप टू 30% तक का ऑफ चल रहा है इस समय। आप फटाफट अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर टॉप एडुकेटर एजुकेशन फील्ड के एक जगह पढ़ाते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है अपने बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का। किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। मौका है अच्छा। 31 के बाद सब्सक्रिप्शन प्राइसेस में तूफानी हाइक होगा और आपको नुकसान होगा। कोड क्या यूज़ करना है आपको? कोड यूज़ करना है दोस्तों BPM10। याद रखिए, इस कोड का इस्तेमाल करिए। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट में भास्कर प्रताप मिश्रा BPM और 10। तो इस समय आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और बात करें टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल जी भाई भास्कर सर। इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। अप टू 30% तक का ऑफ, ध्यान रखिएगा, अप टू 30% तक का ऑफ चल रहा है इस कोड पर, BPM10 कोड पर। अनअकैडमी के साथ जुड़िए, अपने गोल को क्रैक करिए दोस्तों, और लेट्स क्रैक इट के साथ अचीव करिए अपने टारगेट को। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे शाम को 5 बजे। आपके साथ एक तूफानी सेशन लाएंगे मेरे दोस्तों। वो सेशन GA मेंस मॉक का होगा। टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके IBPS, RRB, PO क्लर्क में बन सकते हैं, जो इस महीने यानी सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हैं। उस नज़रिए से जुड़िएगा ज़रूर। बैंक प्रो पर ही शाम को 5 बजे आपका इंतज़ार करेंगे। लगातार सेशन रखे गए हैं आपके लिए। इन सभी सेशंस का आनंद उठाइए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।